हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडवोकेटेड बाय हेनरी फेयोल के बारे में पढ़ेंगे। हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हेनरी फेयोल इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल वॉज द प्रीडिसेसर ऑफ active attitude. He had the concept that the managers must have the knowledge of general fundamental principles. According to them, the managerial ability can be earned like any other technical ability. अर्थात हेनरी फेयोल को प्रबंध के सिद्धांतों का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। प्रबंध के क्षेत्र में हेनरी फेयोल ने क्रियात्मक दृष्टिकोण के प्रतिपादक रहे हैं। उनकी यह विचारधारा थी कि प्रबंध के सामान्य आधारभूत सिद्धांतों का ज्ञान प्रबंधकों को होना चाहिए। अर्थात उनका मानना था कि जो मैनेजर्स हैं उनको जनरल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना चाहिए। उनके मत अनुसार प्रबंध की योग्यता भी किसी अन्य तकनीकी योग्यता की तरह अर्जित की जा सकती थी। अर्थात कि टेक्निकल एबिलिटी जैसे हम अर्न कर सकते हैं वैसे ही मैनेजरियल एबिलिटी भी हम अर्न कर सकते हैं। ये हेनरी फेयोल का मानना था। अब हेनरी फेयोल कौन है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। हेनरी फेयोल वॉज बॉर्न ऑन 29 जुलाई 1841 and died on 19 November 1925. He was a French mining engineer, mining executive, author and director of mines who developed a general theory of business and administration that is called often फेयोलिज्म। अर्थात हेनरी फेयोल का जन्म 29 जुलाई 1841 में हुआ और उनकी मृत्यु 19 नवंबर 1925 को हुई। हेनरी फेयोल पेशे से माइनिंग इंजीनियर अर्थात खनन इंजीनियर थे और माइनिंग एग्जीक्यूटिव भी थे। साथ ही साथ यह एक माइनिंग डायरेक्टर भी थे जिन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जनरल थ्योरी को डेवलप किया था, विकसित किया था, जिनकी वजह से हमें 14 बेसिक प्रिंसिपल्स मिले। अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें कंट्रीब्यूट हेनरी फेयोल ने किया था और इन्हें हम फेयोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। हेनरी फेयोल ने अपनी शिक्षा सेंट एनाटाइन माइनिंग एकेडमी में 1860 में कंप्लीट की थी और उसी साल उन्होंने कोयला खदान कंपनी यानी कोल माइनिंग कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट पर काम किया था और उसके बाद वो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर काम करने लगे और इस पोस्ट पर उन्होंने कम से कम 30 साल काम किया। हेनरी फेयोल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बुक फ्रेंच लैंग्वेज में 1916 में लिखी और उसमें से 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांतों को योगदान किया यानी कंट्रीब्यूट किया। Based largely on his own management experience, he developed his concept of administration. उनके अपने एक्सपीरियंस, उनके अपने अनुभव पे उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कंट्रीब्यूट किया है। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कौन कौन से हैं। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं, तो वो कौन कौन से हैं? डिवीज़न ऑफ वर्क, ऑथोरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव एंड स्पिरिट्स दे कॉर्प्स। So first is division of work.
This means dividing the work into jobs and assigning these jobs to a person who is best suited for it. This principle is applicable to both managerial and non-managerial situation, and as a result of this, the efficiency of every individual and of the whole organization improves. अर्थात हेनरी फेयोल का यह मानना था कि प्रत्येक कार्य को अधिक से अधिक लोगों में उप कार्यों में विभाजित कर देना चाहिए। श्रम विभाजन केवल काम में ही नहीं बिल्कुल अपितु प्रबंध कार्य की क्रियाओं का भी विभाजन होना चाहिए ताकि विशिष्टीकरण का लाभ उठाया जा सके। फेयोल द्वारा प्रबंधकीय एवं तकनीकी दोनों कार्यों पर इस सिद्धांत को अपनाया गया। इसमें श्रम विभाजन से विशिष्टीकरण में सहायता मिली जिससे कर्मचारी अधिक कार्यकुशल बन गए। फेयोल के अनुसार कार्य विभाजन का सिद्धांत प्रबंधकीय एवं तकनीकी क्रियाओं के समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। अर्थात हेनरी फेयोल का मानना है कि जो कोई भी काम को जॉब में डिवाइड कर देना चाहिए और उस जॉब को हर पर्सन के बीच में असाइन या इशू कर देना चाहिए जो भी उसके लिए सूटेड हो, मीन्स कैपेबल हो, योग्य हो, उस व्यक्ति को वो वर्क असाइन कर देना चाहिए। यह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सभी के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, चाहे वो मैनेजरियल हो या नॉन मैनेजरियल हो, जिसके कारण हम विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रिंसिपल के माध्यम से जो श्रम विभाजन है, मीन्स लेबर्स भी डिवाइड हो गए, पर्सन्स में काम भी डिवाइड हो गया, उसमें भी स्पेशलाइजेशन मिली, उसमें हेल्प मिली, साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं वो भी योग्य बन गए, अपने काम में वेल ट्रेंड हो जाते हैं और जिसके माध्यम से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हो जाती है। इसके दो इफ़ेक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इफ़ेक्ट, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन रिसीव, हमें स्पेशलाइजेशन की किसी विशिष्टीकरण का लाभ मिल जाता है। इफ़िशेंसी ऑफ वर्कर्स इंक्रीज्ड, मतलब व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, और इंक्रीज इन प्रोडक्शन यानी उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है। वहीं इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं, जैसे लगातार एक जैसा काम करने से उस व्यक्ति में काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है और उससे कार्यकुशलता घटने लगती, मीन्स उसकी इफ़िशेंसी कम होने लगती है और कई बार हर व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार काम करने का मौका नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्टेन ओबीडियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कोलर of authority. Means according to this principle, when responsibility is given to a subordinate or a worker, sufficient authority should be delegated. This will enable the subordinate to perform his duty. If authority is less, the subordinate will not be able to perform his duty well. If he is given excess authority, he may misuse his authority. अर्थात प्रत्येक प्रबंधक को पर्याप्त अधिकार प्रदान किए जाना चाहिए ताकि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से ठीक से काम ले सके। अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार और बुरे कार्य के लिए दंड भी व्यवस्था भी होनी चाहिए। समुचित अधिकारों के संपन्न अधिकारी ही अपने दायित्व का सफल निर्वाह कर सकता है। अधिकारियों के अभाव में किसी व्यक्ति को कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अधिकार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही होते हैं, लेकिन अधिकार और उत्तरदायित्व में समानता नहीं होनी चाहिए। यदि विक्रय अधिकारी को विक्रय में वृद्धि का लक्ष्य दिया गया है तो उसको पाने के लिए उसे अच्छे विक्रय प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार भी देना चाहिए। अर्थात इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसी से रिलेटेड कुछ सफिशिएंट
अथॉरिटी भी उसको देनी चाहिए, जिससे वो सही निर्णय उसकी ड्यूटी करते समय ले सके और गोल अचीव करने में हेल्प कर सके। उसे कम अथॉरिटी भी नहीं देनी चाहिए ताकि वो डिसीज़न लेने में हिचकिचाए या डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम फेस करे और सही से काम परफॉर्म न कर सके या ड्यूटी परफॉर्म न कर सके। साथ ही साथ उसे ज़्यादा अथॉरिटी भी नहीं देना चाहिए जिससे वो मिसयूज़ भी ना कर सके। मीन्स जितना काम उतनी ही अथॉरिटी उसे देनी चाहिए। अच्छे काम पर उसे पुरस्कार देने की और बुरे काम होने पर उसे दंड देने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि सही काम होने का अभाव बना रहे और वह अपने उत्तरदायित्वों का सफल निर्वाह कर सके। तीसरे प्रिंसिपल पे आते हैं, दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स द ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड regulation. According to Fayol, discipline is necessary for the smooth running of the organization. Maintenance of discipline in the organization depends upon the quality of leadership, clear and fair terms and or agreement and actions taken in the right spirit without any partiality. अर्थात अनुशासन का आशय अपने से उच्च अधिकारियों की आज्ञा का पालन, नियमों के प्रति आस्था एवं संबंधित अधिकारियों के प्रति आदर का भाव रखने से है। एक औद्योगिक संस्था में अनुशासन बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है और एक अच्छा नेता ही अच्छा अनुशासन कायम कर सकता है। अच्छा अनुशासन उच्च कोटि के सुयोग्य अधीक्षकों, स्पष्ट एवं निष्पक्ष नियमों, विवेकपूर्ण दंड विधान तथा नियोजित व्यवहार से ही स्थापित किया जा सकता है। अनुशासन के अंतर्गत नियमों को मानना, आदेश का पालन करना तथा अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना आता है। अर्थात डिसिप्लिन का मतलब होता है, अनुशासन का मतलब होता है कि अपने से किसी भी बड़े व्यक्ति जो सीनियर है उनका रिस्पेक्ट करना, उनकी आदर करना, उनके नियमों के प्रति आस्था रखना और नियमों का पालन करना। संबंधित अधिकारियों मीन्स अपने से ऊपर जो भी मैनेजर्स, जो भी ऑफिसर्स या जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनका आदर करना होता है। हेनरी फेयोल का मानना है कि एक अच्छा अनुशासन ज़रूरी होता है किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। किसी भी अनुशासन को मेंटेन करने के लिए अच्छी क्वालिटी का लीडरशिप मतलब नेता होना, क्लियर और फेयर एग्रीमेंट्स होना या टर्म्स होना मतलब क्लियर और साफ बातें होना, ये सब के साथ साथ विदाउट एनी पार्शलिटी किसी भेदभाव के साथ सही डिसीज़न लेना, सही एक्शन लेने का काम एक अच्छे नेता का होता है और एक अच्छे नेता की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा अनुशासन बना रहता है। इसके भी दो इफ़ेक्ट होते हैं, पहला इज़ पॉजिटिव और दूसरा इज़ नेगेटिव। पॉजिटिव में देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स और मैनेजर्स में कॉर्डियल रिलेशन क्रिएट होता है, सिस्टमेटिक वर्किंग होने लगती है और रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ने लगती है। वहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट देखें तो डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़ ड्यू टू इंक्रीज डिसिप्लिन मीन्स एम्प्लॉयज़ के बीच में सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है क्योंकि अनुशासन ज़्यादा ही बढ़ जाता है। प्रोडक्ट की उत्पादन की जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन में, इससे वो भी अफेक्ट करती है क्योंकि एम्प्लॉयज़ में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने लगता है। इसके साथ ही डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय एम्प्लॉयज़ मीन्स रूल और रेगुलेशंस का डिसओबीडियंस होने लगता है एम्प्लॉयज़ के बीच में क्योंकि अनुशासन डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, दैट इज़
unity of command. According to this principle, a subordinate should receive order from one superior only and should be accountable to that superior only from whom he received order. In other words, every employee should have only one boss. अर्थात किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी वर्कर्स को एक ही किसी व्यक्ति से ऑर्डर मिलने चाहिए। अगर वो किसी अदर व्यक्ति से रिसीव कर रहा है और बार बार अलग अलग व्यक्तियों से रिसीव कर रहा है ऑर्डर, तो उससे उसके काम करने की जो इफ़िशेंसी है उसमें इफ़ेक्ट आएगा और इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक मैनेजर के 3 सबऑर्डिनेट हैं। एक ही मैनेजर तीनों को अलग अलग सबऑर्डिनेट दे रखे हैं, पर 2 मैनेजर हैं तो ये एक राइट वे हुआ। बट एक ही कंपनी में 2 मैनेजर हैं और दोनों मैनेजर किसी को भी सबऑर्डिनेट करते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, जिससे वो किसी से भी यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्डर ले पा रहे हैं, पर उन तीनों में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो दोनों मैनेजर्स में से किसकी सुने यह डिसाइड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनका जो वर्क है उस पर इफ़ेक्ट आने लगेगा। साथ ही साथ जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें कम्युनिकेशन भी, जो कन्फ्यूज़न है वो बढ़ जाएगा और कम्युनिकेशन भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति का एक ही बॉस होना चाहिए। ठीक है, ये जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, यह एक बॉस है, वो सबको एक साथ ऑर्डर दे रहा है, तो वो इन सबको एक ही बॉस की सुनना है तो वो आसान हो सकता है। पर अगर कई व्यक्ति मिलकर एक ही जने को ऑर्डर देंगे तो उससे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं, दैट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस मीन्स दैट ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड and one plan. In other words, all the activities of a work unit or group should be directed towards its common objective. This will lead to better coordination and help in the effective management of the enterprise. अर्थात इस सिद्धांत से यह आशय है कि किसी निश्चित उद्देश्य से संबंधित क्रियाएं किसी निश्चित वर्ग या समूह द्वारा ही संपन्न की जानी चाहिए तथा प्रत्येक समूह का एक ही अधिकारी होना चाहिए जो समूह को निर्देशित व संचालित कर सकें। अन्य शब्दों में कहें तो सामान्य उद्देश्य वाली विभिन्न क्रियाओं के समूह के लिए एक ही कार्य योजना होनी चाहिए तथा उन्हें नियंत्रित करने वाला भी एक ही होना चाहिए। मीन्स किसी भी काम के लिए या किसी भी एक्टिविटी के लिए उनका जो उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव है हर व्यक्ति का वो सेम होना चाहिए। उसके लिए प्लानिंग भी उनकी एक ही होना चाहिए कि उन्हें क्या काम करना है, किस तरह से करना है, तो वो प्लान भी पूरा एक होना चाहिए। साथ ही साथ उस काम को लीड करने वाला, उन्हें सुपरवाइज करने वाला भी एक ही व्यक्ति होना चाहिए, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बना रहता है और मैनेजमेंट भी इफ़ेक्टिव बना रहता है। अब हम दूसरे प्रिंसिपल पे देखते हैं, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स टू द कॉमन इंटरेस्ट। While arriving at any decision, the general interest must be given preference over individual interest. The goal of the organization must not be sacrificed for the promotion of personal interest or individuals. अर्थात फेयोल के इस सिद्धांत के अनुसार एक कुशल प्रशासक को चाहिए कि वह संस्था के हितों तथा व्यक्तिगत हितों में समन्वय एवं सामंजस्य बनाए रखे। यदि कभी इन दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो जाए तो व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अर्थात संस्था का हित ही सर्वोपरि मानना चाहिए। मतलब जब भी हम कोई डिसीज़न पे आ जाते हैं, कोई निर्णय ले चुके होते हैं, तब हमारा
सबसे पहला प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दिलाना है, ना कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट सामने आना चाहिए। मतलब हमारा खुद का इंडिविजुअल इंटरेस्ट साइड में होकर कॉमन इंटरेस्ट आना चाहिए। जब हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल अचीव करने की बात आए तो पर्सनल इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट में से हमें पर्सनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करते हुए कॉमन इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके भी दो इफ़ेक्ट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट में बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इससे क्या होगा कि पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए बेटर कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में हमें हेल्प मिलेगी। वहीं नेगेटिव पॉइंट ये होगा कि दोनों के गोल को अचीव करने में हमें डिफ़िकल्टी आ जाएगी, जिसके कारण दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग या डिससेटिस्फैक्शन अचीव या लीड हो जाएगा। इसीलिए कॉमन गोल सबसे पहले आना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल गोल। हमें इंडिविजुअल गोल को सेक्रीफाइस करना है और कॉमन गोल को पहले प्रायोरिटी देनी है। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, दैट इज़ रेम्यूनरेशन, अर्थात सैलरी, जिसे हम कहते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन एंड द मेथड ऑफ पेमेंट इन an organization should be fair. It should bring about high productivity for the organization and greater satisfaction to the personnel. हेनरी फेयोल के अनुसार कर्मचारी के पारिश्रमिक की दर एवं भुगतान की विधि उचित तथा संतोषप्रद रखी जानी चाहिए। यदि मजदूरी पद्धति ठीक होगी तो कर्मचारी सदैव संतुष्ट रहेंगे और औद्योगिक संबंधों में कभी भी तनाव पैदा नहीं होगा। अर्थात फेयोल के अनुसार वर्कर्स को उनके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग उनकी पेमेंट की जानी चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में पेमेंट मेथड जो है या सैलरी मेथड जो है या सैलरी जो है वो वर्कर्स को सेटिस्फाइड करने के हिसाब से, उनकी जॉब के हिसाब से फेयर यानी साफ क्लियर होनी चाहिए। कर्मचारी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के वेतन से संतुष्ट होना चाहिए, जिससे वर्कर हमेशा औद्योगिक संबंधों में अर्थात प्रोडक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइड में कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो लाभ होता है उसमें से केवल अंशधारियों को ही हिस्सा या शेयर होल्डर्स को ही हिस्सा नहीं देना चाहिए, बल्कि कर्मचारियों को भी बोनस या लाभ में हिस्सा देना चाहिए। प्रॉपर रेम्यूनरेशन के भी दो इफ़ेक्ट हैं, दैट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के ये हैं कि मोटिवेशन हो जाता है एम्प्लॉयज़ को कि अगर वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो ज़्यादा बोनस मिलेगा या ज़्यादा सैलरी भी मिल सकती है। ये सब मोटिवेशन के तरीके हो सकते हैं और इसी से वर्कर्स के बीच में डिवोशन ऑफ टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिवोशन की फीलिंग को बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। वहीं नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब हम किसी पर्सन का वर्क अच्छा होता है तो उस पर्सन को ही सैलरी ज़्यादा देते हैं तो उससे डिससेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में, क्योंकि एक की सैलरी बढ़ रही है बट दूसरे की नहीं बढ़ रही है तो उससे उसके बीच में डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा और इसी से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर पाएंगे। ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज़ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। Centralization means concentration of authority at one place or at one level in the organization. On other hand, decentralization means dispersal of authority even to the lower level in the organization. Small firms have absolute centralization, but in large concern there is less degree of centralization.
there should be proper combination and balance between centralization and decentralization in one organization। अर्थात संस्था के प्रशासन में केंद्रीकरण की नीति अपनाई जाए तथा विकेंद्रीकरण की इसका निर्णय संस्था के व्यापक हितों, कर्मचारियों की मनोभावनाओं तथा कार्य की प्रकृति आदि सभी बातों को समग्र रूप से देखने हेतु करना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक ही पर्सन के पास में सभी चीज़ों की अथॉरिटी होती है। वहीं डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि एक ही अथॉरिटी कई लोगों के बीच में होती है, जिससे कई बार प्रॉब्लम भी हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का जो या ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, दैट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन implies the chain of superiors ranking from top level to the lowest rank of the management. It is a path of communication, command and authority. As a matter of principle, the order or path of this chain should be maintained if some instructions are to be made। अर्थात प्रबंध के इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों, आदेशों एवं निर्देशों को पहुंचाने की एक निश्चित श्रृंखला होती है जो उच्चतम अधिकारी से निम्न स्तर के कर्मचारी तक सीधी रेखा में चलती है। इस तरह से चलती है, ये इस तरह से चलती है। But the main disadvantages of this chain is that communication take too much time। अर्थात स्केलर चेन सोपान श्रृंखला के माध्यम से आदेश, अधिकार और निर्देशों को ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचाया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यह एक सीधी रेखा की तरह चलती है, बट जैसे ए एफ को इंस्ट्रक्शन देगा, एफ जी को देगा, जी एच को देगा और फिर एच आई से काम लेगा, पर इसमें बहुत टाइम लगेगा, जिससे हम गैंग प्लान कह सकते हैं। उसके लिए फेयोल ने एक सजेशंस दिया, एक सुझाव दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जाके बात कर सकता है, तो उस तरह से हम डायरेक्टली किसी से भी बात कर सकते हैं और हमारा टाइम भी कम लगेगा। साथ ही साथ इससे हमारा जो मैसेज होगा वो भी सीधा स्पष्ट पहुंच जाएगा और किसी भी समस्या का समाधान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रोसेस को जो हम कहीं से कहीं भी जाकर बात कर सकते हैं, किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति तक हम मैसेज पहुंचा सकते हैं, उसे हम गैंग प्लान कहते हैं। इस प्रिंसिपल को आप पिक्चर के थ्रू आसानी से समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं, दैट इज़ प्रॉपर प्रोविज़न और प्रॉपर ऑर्डर। Fayol should be place for Fayol said that there should be place for everything and everyone. At the same time, everything and everyone should be in its own place. That means there should be systematic arrangement of material and placement of people in the organization. This principle further signifies that each man in the organization should take up that work for each he or she is best suited. इस प्रिंसिपल के अनुसार सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए, यानी सही तरीके से मटेरियल का ऑर्डर होना, सही तरीके से व्यक्तियों को प्लेस करना, मतलब किस काम के लिए कौन सा व्यक्ति सूटेड है वो उस व्यक्ति को उस जगह पर प्लेस करना, मतलब उस व्यक्ति को उस जगह पर अपॉइंट करना। ये काम मैनेजमेंट का होता है जो हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल में फेयोल ने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, दैट इज़ इक्विटी।
In running a business, a combination of kindness and justice is needed. Treating employees well is important to achieve equity. Means equity refers to fair treatment to all workers in the organization. Fair treatment involves kindness and justice on the part of superior while dealing with their subordinates. The worker परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब शुड बी पेड इन द सेम वेज रेट। अर्थात फेयोल द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार करते समय संयम और उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अर्थात फेयोल के अनुसार जब सुपीरियर एम्प्लॉयज़ जब सबऑर्डिनेट्स के साथ वर्क कर रहे हैं या वर्क से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो उन्हें संयम के साथ में और उदारता के साथ बात करनी चाहिए जिससे वे अपने काम को आसानी से करवा सकें। उन्हें एम्प्लॉयज़ जैसा फील ना होते हुए अपनेपन की भावना फील होने लगे यानी अपनेपन की भावना उत्पन्न हो सके। साथ ही साथ फेयोल का ये भी मानना है कि अच्छे व्यक्ति के साथ में अच्छा व्यवहार तथा आलसी व्यक्ति के साथ में कठोर रवैया भी रखना चाहिए। और जब एक साथ एक जैसा काम सेम जॉब कई व्यक्ति कर रहे होते हैं तो उनकी वेजेस रेट भी सेम होनी चाहिए अर्थात मजदूरी भी सेम होनी चाहिए, उनके बीच में पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट प्रिंसिपल देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। Employees works better if job security and career progress are assured to them. An insecure tenure and a high rate of employee turnover will affect the organization adversely. Long-term employees lead to better producing companies. फेयोल का विश्वास था कि कर्मचारी जल्दी जल्दी नहीं बदले जाने चाहिए क्योंकि उनमें स्थिरता उपक्रम की सफलता का कारण तथा परिणाम दोनों हैं। इसके विपरीत कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थिरता बुरे प्रबंध का कारण भी बन सकता है और परिणाम भी बन सकता है। कर्मचारियों के बार बार चुने जाने व उन्हें प्रशिक्षण देने में श्रम लागत में वृद्धि होती है। मीन्स उनकी अपनी जो लेबर कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी जिससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मचारी यानी एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड कर देनी चाहिए जिससे कि उनके करियर में भी प्रोग्रेस होती है और ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट होता है। अगर हम बार बार एम्प्लॉयज़ बदलते हैं तो इससे हमारा टर्नओवर भी बदलेगा और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ को बार बार ट्रेनिंग देने में और इन सब में भी हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन खुद अफेक्ट जल्दी होगा। और लॉन्ग टाइम एम्प्लॉयज़ को हमें ज़्यादा टाइम लीड करने की ज़रूरत नहीं होगी। मीन्स हमें उन्हें बार बार ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होगी और वो पूरी कंपनी को अच्छे से लीड कर सकते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, दैट इज़ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स अलाउइंग all persons to show their initiative in some way in a source of strength for the organization, even though it may well involve a sacrifice of personal vanity on the part of many managers. In doing so, managers may be required to encourage their subordinates. Employees get satisfaction when they are allowed to take initiative. अर्थात पहल करने से तात्पर्य किसी योजना का सूत्रपात करने, उस पर विचार कर सुझाव देने और अंत में किसी क्रियान्वित करने से है।
प्रत्येक प्रशासन को चाहिए कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को पहल करने का अवसर प्रदान करे। फेयोल के अनुसार प्रबंधक का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मचारियों में अधिकारों की सीमा, अनुशासन के अंतर्गत रहते हुए किसी कार्य को करने या निर्णय लेने में पहल करने की भावना उत्पन्न करे। अर्थात वर्कर्स के बीच में ये फीलिंग देना है, यह फीलिंग प्रोड्यूस करवाना है, इन्वेंट करवाना है कि उन्हें कोई भी काम के लिए हमेशा ऑर्डर नहीं लेना है, वो खुद भी सजेस्ट कर सकते हैं। डिसिप्लिन में रहकर, अपनी लिमिट में रहकर वो आगे होकर कोई भी सजेशन दे सकते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, तो वो अपनी फीलिंग या अपना आइडिया सजेस्ट कर सकते हैं। इसी से उन्हें पर्सनल वैनिटी मतलब पर्सनल इंटरेस्ट को हटाकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरेस्ट दिखाने का मौका भी मिल सकता है। साथ ही साथ इससे वर्कर्स में हेजिटेशन प्लस वर्कर्स की प्रोग्रेस भी होने लगती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, दैट इज स्प्रिट टू द क्रॉप्स। मैनेजमेंट मस्ट फोस्टर द मोरल ऑफ its employees. He further suggests that real talent is needed to coordinate efforts, encourage keenness, use each person's ability and reward each one's merit without arousing possible jealous and disturbing harmonious relations. अर्थात संगठन ही शक्ति है, समस्त संगठन को एक दल की भांति सहयोगपूर्ण कार्य करने चाहिए। पारंपरिक सहयोगकारी सिद्धि का प्रथम मूल मंत्र है। उन्होंने मिलकर कार्य करने पर विशेष बल दिया और इसे संभव करने के लिए कुशल संप्रेषण व्यवस्था को अनिवार्य बताया। प्रबंधक को लगातार प्रयास करते रहने चाहिए कि कर्मचारियों के मध्य मधुर संबंध स्थापित हो, जिससे एकता की भावना और मनोबल का विकास हो सके। इसे फ्रेंच भाषा के शब्द से भी व्यक्त किया जाता है, अर्थात यह एक फ्रेंच शब्द है जिसके अंदर मधुर संबंध स्थापित करने से रिलेटेड और यूनिटी यानी एकता की भावना और मनोबल का विकास हो, ऐसे प्रयास करने के लिए प्रबंधक को कोशिश करते रहना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो ये हमारे टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। इनके हिंदी नाम हम एक बार पढ़ लेते हैं। अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, अनुशासन, डिसिप्लिन, निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कर्मचारियों का प्रतिफल, रेम्यूनरेशन, केंद्रीकरण एंड विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सोपान श्रृंखला, स्केलर चेन, ऑर्डर यानी व्यवस्था, और कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता मीन्स टेन्योर, पहल क्षमता मीन्स इनिशिएटिव, और सहयोग की भावना यानी स्प्रिट दे कॉर्प्स। ये टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं जो हेनरी फेयोल ने एडवोकेट किए हैं। इन्हीं टोटल 14 प्रिंसिपल्स के माध्यम से हम किसी भी गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। मीन्स ये बेसिक जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो हर छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी से बड़ी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी में यूज़ किए जा सकते हैं, जिनसे वो अपने टारगेट या अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।